हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आज की इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर, और वो है पूरे अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपके करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में है, जिसमें हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों, पुरस्कार, खेलकूद, साहित्य गतिविधियां, नई नियुक्तियां और अन्य प्रकार के जो विविध तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले हैं। और इसके साथ एक खास बात और, मैं आपको यूट्यूब पर महीने भर का करंट अफेयर्स का एक वीडियो अवेलेबल करवाने वाला हूं। मेरी कोशिश यह रहेगी कि जितना भी करंट अफेयर्स है वो उसे एक वीडियो में समेट लिया जाए, और कंटेंट वाइज मेरी तरफ से पूरा बेहतर प्रयास रहेगा कि जितना भी करंट अफेयर्स है आपको इसे एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आप यदि इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हम आपको हर ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचा सके। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। और ये जो महीने भर की करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, महीने भर के करंट अफेयर एक ही दिन में लाया जाए, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको रोज रोज के करंट अफेयर्स के जो वीडियोज है वो देखने की आवश्यकता नहीं हो या वो सेशन अटेंड करने की आवश्यकता नहीं हो। तो आइए बिना देरी किए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं अक्टूबर महीने की 2022 की सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं, इसके साथ साथ राज्य आर्थिक परिदृश्य, युद्ध अभ्यास, पुस्तकें, चर्चा में रहने वाले व्यक्तित्व, स्थान, खेलकूद संबंधी गतिविधियां और अन्य बहुत कुछ चीजें। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। शुरू करते हैं। आज का हमारा चर्चा का पहला जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और उसमें है नोबेल पुरस्कार। आने वाले एक साल तक यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जब तक अगला नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही नोबेल पुरस्कार काम में आने वाले। देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है उससे दिए जाते हैं। मैं आपको इस नोबेल पुरस्कार की एक कहानी बताऊं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार क्यों माने गए हैं और सबसे ज्यादा इनामी राशि वाले ये पुरस्कार आखिरकार क्यों बन गए हैं। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें हम जानते हैं डायनामाइट के कारण, डायनामाइट की खोज जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है, उसकी खोज के लिए अल्फ्रेड नोबेल को याद किया जाता है। इस खोज के अलावा भी अल्फ्रेड नोबेल्स ने कई सारे आविष्कार अपने नाम पेटेंट करवा रखे हैं। जब एक बार ऐसा हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु हो गई थी और उसकी अखबार में खबर छप गई थी, मौत के सौदागर की मौत, इस टाइटल से खबर छपी। और हुआ यह कि उस खबर को अल्फ्रेड नोबेल खुद ने पढ़ा, और उन्हें उस टाइम ये लगा कि दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे इस रूप में याद करेगी। तो उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि वो एक उद्योगपति थे और बहुत बड़े अमीर भी थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी वसीयत से जितनी राशि है उसे हर साल देश दुनिया में 5 अलग अलग क्षेत्रों में बढ़िया काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए शुरू किया था। तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, शांति, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी स्वीडन के राष्ट्रीय बैंक द्वारा यह पुरस्कार शुरू किया गया। देखिए, क्षेत्र कितने हैं? क्षेत्र है 5 क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य में, शांति में, शरीर क्रिया विज्ञान यानी बायोलॉजी में, चिकित्सा विज्ञान जिसे भी कहा जाता है, भौतिक विज्ञान भी है और रसायन विज्ञान भी है, और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो इसमें शामिल नहीं है, उसे 1968 में दिया जाना शुरू किया था। ये पुरस्कार 2 जगह से दिए जाते हैं। जो शांति का पुरस्कार दिया जाता है वो ओस्लो, नॉर्वे की जो राजधानी है, स्कैंडिनेवियन देश है, वहां की राजधानी है नॉर्वे की ओस्लो, वहां से ये जो शांति का पुरस्कार है वह दिया जाता है। और बाकी जितने भी है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन की जो है इनामी राशि इसमें दी जाती है। यदि एक व्यक्ति को यह पुरस्कार एक क्षेत्र में दिया जाता है तो पूरी इनामी राशि उसमें दी जाती है, या फिर देने वाली कमेटी तय करती है कि किस किस इनामी राशि का कितना कितना प्रतिशत उन लोगों को दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस बार जो पहला हमारा फिजिक्स क्षेत्र है, फिजियोलॉजी, चिकित्सा, जिसे हम कह सकते हैं बायोलॉजी का, आपको सिर्फ इतना नाम याद रखना है, स्वांते पेबो को ये दिया गया है। स्वीडन के अनुवांशिकी है और ये आपके स्वांते पेबो है। मैं इसमें हर स्लाइड्स में आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई बार चित्र से आपको उस घटना के साथ अटैचमेंट हो जाता है और चित्र के साथ आप अपने आप को रिकॉल कर लेते हो, अपना जो माइंड है, स्मृति है, उसको उस घटना से संबंधित जोड़ लेते हो। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन चित्रों को भी इस स्लाइड्स में हम, इस सेशन में हम समेटते चलें।
3 अक्टूबर 2022 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई और सबसे पहले जिसकी घोषणा की जाती है वो भी यही पुरस्कार है। हर बार जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है उसमें सबसे पहले जिस पुरस्कार की घोषणा होती है नोबेल पुरस्कार में, वो फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा का, बायोलॉजी का पुरस्कार है। इस बार 3 अक्टूबर 2022 को इसकी घोषणा हुई। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम की नोबेल समिति द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। किसे दिया गया था? स्वांते पेबो, इनका जो नाम है स्वांते पेबो है, ये स्वीडन के अनुवांशिकी है। इनको बायोलॉजी का, चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार 2022 है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है, इनका क्या योगदान रहा? तो विलुप्त होमिनियन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। हो सके तो आप इनका योगदान भी याद करते साथ में चलिए, नहीं तो विजेता का नाम जरूर एक टेबल बना करके 5 क्षेत्र की और उसके साथ साथ अर्थशास्त्र की भी आप अपने टेबल पर रख लीजिएगा। अगला जो है वो है फिजिक्स का। इस क्षेत्र में हमारा दूसरा है। इस बार जो है ये 3 अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया है। फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया है। इसकी घोषणा अगले दिन 4 अक्टूबर 2022 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई। जो 3 नाम है, एलन एस्पेक्टर फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर यूएसए के हैं, एंटोन जेलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। ये आपके तीनों भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, साइंस के जो योगदान करने वाले हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 है, ये चित्र में रहे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका जो योगदान रहा, उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए है। इनको जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, 3 अलग अलग व्यक्तियों को। अगला जो पुरस्कार है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, ये फिर एक दिन छोड़ के 3 तारीख को बायोलॉजी का जिसकी घोषणा हुई, 4 अक्टूबर को फिजिक्स की घोषणा हुई, 5 अक्टूबर 2022 को केमिस्ट्री की नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई। कैरोलिना आर बार्टोजी यूएसए की जो महिला है, इनको इनके साथ मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के और के बेरी शार्पलेस, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। मैं आपको साथ साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि कहां से प्रश्न बन सकता है उसको इंपॉर्टेंट करवाने वाला भी हूं। वैसे तो ये इस पूरी क्लास में महीने भर के जितने भी सेगमेंट है वो पूरे अपने आप में महत्वपूर्ण है, वहां पर कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन फिर भी मेरी जितनी अनुमान है, मेरा जितना आइडिया है, मैं आपको ये कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर बन सकता है, बनने की पूरी संभावना रहती है। देखिए 3 लोगों को केमिस्ट्री का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैरोलिन आर बार्टोजी, ये यूएसए की रहने वाली महिला है, मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं, और के बेरी शार्पलेस, इनके आगे मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखा है। क्यों? क्योंकि ये इनका दूसरा नोबेल है। 2 नोबेल से सम्मानित होने वाले ये 5वें वैज्ञानिक है, और इनसे पहले इनको 2001 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2001 में भी नोबेल इनको मिला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये 5वें ऐसे व्यक्ति है जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिला है। के बेरी शार्पलेस, इनका नाम याद रखना। किस योगदान के लिए? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको केमिस्ट्री का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वो तीनों अपने जो पहले पढ़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस के क्षेत्र के हो गए। अब है साहित्य के क्षेत्र का। साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार 6 अक्टूबर 2022 को स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया गया। इसकी जो विजेता है एनी एर्नॉक्स, ये फ्रांस की लेखिका है, और चित्र में आप देख रहे हैं एनी एर्नॉक्स को। साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और उसके बाद मैं आपको इस 4K पैनल की PDF आपको टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन RS पर शेयर कर दूंगा। आप वहां जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन RS को विजिट करिए, ज्वाइन करिए। वहां पर आपको ये PDF तो मिल ही जाएगी, साथ साथ बहुत अधिक जानकारियां भी मिलने वाली है। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2022 है वो फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। इनका जो योगदान है वो साहस और नैतिक सटीकता के साथ व्यक्तिगत स्मृति यादों की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको जो पुरस्कार दिया गया। याद रखिए, नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 क्षेत्र साहित्य दिया गया एनी एर्नॉक्स, फ्रांस की रहने वाली लेखिका है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले। शांति का जो पुरस्कार है वो भी 2022 का 3 अलग अलग लोगों को, संस्थाओं को दिया गया है। इसकी घोषणा 7 अक्टूबर 2022 द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है। मैंने आपको बताया जो शांति का पुरस्कार है वो कहाँ से दिया जाता है, आप इसमें देख सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जो है अभी तक तीनों हमने पढ़े वो फिजिक्स के जो थे वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाएंगे, लेकिन शांति का जो पुरस्कार है वो ओस्लो, नॉर्वे से दिया जाएगा, है ना। हाँ,
7 अक्टूबर 2022 को द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा ये दिया गया। नॉर्वेजियन है तो नॉर्वे में ओस्लो और नॉर्वे की राजधानी है, यहां से ये पुरस्कार दिए गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार। इस बार जो विजेता है उनमें से दो तो संगठन है, एक रूस का और एक यूक्रेन का। रूस का जो संगठन है मानवाधिकार मेमोरियल है और यूक्रेन का जो संगठन है वह सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है। ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज का लोगो है और ये मेमोरियल का लोगो है। ये रूस का है और ये यूक्रेन के। आपको पता है रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है और इस दौरान दोनों देशों में मानवाधिकारों को लेकर के बेहतर काम करने वाले इन दो संगठनों को वर्ष 2022 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नवाजा गया। लेकिन उनके साथ साथ बेलारूस के एलेस बियालियात्स्की को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या योगदान था? युद्ध अपराध, मानवाधिकारों के उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों को संकलित करने के क्षेत्र में भी इनका योगदान था। मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, युद्धग्रस्त क्षेत्र में मानव मात्र की सेवा करने के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करने वाले इन संगठनों और इन व्यक्तियों को इस बार का जो पुरस्कार है दिया गया। किनको दिया गया है? एक व्यक्ति है और दो संगठन हैं। एक व्यक्ति कौन है? बेलारूस के रहने वाले एलेस बियालियात्स्की है और दो संगठन मेमोरियल जो कि रूस का है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन का है। दोनों मानवाधिकार संगठन हैं। इनको वर्ष 2022 का शांति का क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया और शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता। ये तीनों का चित्र आपको यहाँ दिख रहा है। आगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार है वो 10 अक्टूबर 2022 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया। यह भी पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। बेन एस बर्नान के यूएसए के, वैसे दरअसल तीनों ही यूएसए के हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबेविगिन, ये तीनों यूएसए के हैं और तीनों लेखक अर्थशास्त्र है और इनका योगदान है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। तो आप एक टेबल बना लीजिएगा और उस टेबल पर 5 जो क्षेत्र है उसके साथ साथ अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र का और इन 5 का विजेताओं का नाम लिख लीजिएगा और इसके बाद जो कॉमन जानकारी है वो सामान्य लिख लीजिएगा। साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना के चलिए ताकि रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो और रिवीजन करते समय आपको बहुत सारी किताबों का वापस से सहारा लेना नहीं पड़े। एक ही किताब जो आपने खुद ने बनाई है, अपने हाथ से बनाई है, सेल्फ नोट्स बनाए हैं, उन तथ्यों को संकलित किया है जो आपको याद नहीं थे, आपके लिए हार्ड थे, वो आपको रिविजन करने में बहुत मदद करने वाली है। और रिविजन किसी भी एग्जाम की सफलता की आधार कड़ी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए साथ में छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, टू द पॉइंट नोट्स बनाते चलिए और रिवीजन, उन नोट्स का रिवीजन आप करते चलिए, आपकी आधी सफलता वहीं से तय हो जाएगी। अगला पुरस्कार है हमारा बुकर पुरस्कार 2022। देखिए ये जो बुकर पुरस्कार के विजेता है ये आपके सामने चित्र में देख रहे हैं। बुकर पुरस्कार क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला पुरस्कार है, लिटरेचर के क्षेत्र में, और 2022 का ये पुरस्कार है ये शेहान करुणातिलका इनको दिया गया है। इनकी जो रचना है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए दिया गया। ये नाम याद रखिए आप, शेहान करुणातिलका, यहां से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और यहां से आने वाले एग्जाम में बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं एज इट इज। शेहान करुणातिलका दूसरे श्रीलंकाई है। इनसे पहले जो श्रीलंकाई थे जिनको पहले दिया गया था उनका नाम था, द इंग्लिश पेशेंट बुक के लिए माइकल ओंडाजे को 1992 में दिया गया था, जो श्रीलंका के रहने वाले थे। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है इनकी रचना का नाम द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा और श्रीलंका के शेहान करुणातिलका को। ये श्रीलंका के दूसरे उपन्यासकार हैं जिनको अगस्त 2022 में प्रकाशित उनकी कृति द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी जो उपन्यास है वो श्रीलंका में गृह युद्ध और जानलेवा तबाही के बीच एक कर्कश मार्मिक रूप से मजेदार व्यंग्य है। श्रीलंका के गृह युद्ध की बात करें तो बहुत पुरानी बात है, जब LTTE की बात है, और हाल ही की श्रीलंका की घटनाक्रम की बात करें तो किस तरह से आप देख सकते थे पहले की श्रीलंका में जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, उनको राष्ट्रपति का पद छोड़ करके, देश छोड़ करके भागना पड़ा। किस तरह से वहां की विद्रोही जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और उस समय के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और बाद में श्रीलंका का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया गया और प्रधानमंत्री के रूप में दानिश गुणवर्धने की जो नियुक्ति की गई थी। तो श्रीलंका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर, आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है उसके क्षेत्र पर फिसडी साबित हुआ। और इसका एक कारण यह भी था, जब हम IR के परिप्रेक्ष्य में बात करें,
तो एक कारण यह भी था कि श्रीलंका लोन और ऋण के कर्ज में फंसता गया, विदेशी जो जाल है उसके कर्ज में फंसता गया, और श्रीलंका ने जो अपनी विदेशी रणनीतियां हैं वो सही ढंग से नहीं अपनाई, इसलिए जनता बहुत ही महंगाई के स्तर का जो विरोध कर रही थी वो बहुत उच्च स्तर का विरोध होने लगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई नहीं हो रही थी, सप्लाई हो रही थी बहुत ऊंचे कीमतों पर हो रही थी, और राजनीतिक नेतृत्व से जनता बहुत असंतुष्ट थी। इन सब कारणों के कारण श्रीलंका में ये जो है इस प्रकार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। अभी यदि हम बात करें तो अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे थे, उनको हटा करके ये राष्ट्रपति बने हैं। अभी प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं, वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री। तो हम वापस आते हैं बुकर पुरस्कार की ओर। बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणातिलका, दूसरे श्रीलंकाई उपन्यासकार, उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। श्रीलंका का जो गृह युद्ध था उससे संबंधित जितनी भी तबाही थी उनकी एक मार्मिक और मजेदार व्यंग्य इसमें कहा गया। इनसे पहले श्रीलंका के माइकल ओंडाजे को वर्ष 1992 में द इंग्लिश पेशेंट के लिए बुकर प्राइज दिया गया, और जो प्राइज मनी है 50,000 पाउंड इसमें प्राइज मनी है। अब बुकर पुरस्कार से एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा, एक नाम बहुत चर्चा में चलता है जिसका नाम है गीतांजलि श्री, भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री। इनको भी बुकर पुरस्कार दिया गया, लेकिन इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। एक्चुअली दोनों ही साहित्य के क्षेत्र में है और दोनों का ही नाम बुकर पुरस्कार है, लेकिन जो अभी हम पहले बात कर रहे थे मुख्य बुकर पुरस्कार की, है ना, जिस जो पहले दिया गया था 7 जो अल्मोड़ा वाली रचना के लिए था, द 7 मून्स ऑफ द अल्मोड़ा के लिए, वो जो पुरस्कार है बेसिकली साहित्य का जो मूल पुरस्कार है वही है। उसकी आनुषंगिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को भी दिया गया था। उनकी कृति थी हिंदी में रेत समाधि, ये तो हिंदी में लिखी गई थी, और इनका इंग्लिश में जो अनुवाद है वो किया था डेजी रॉकवेल ने, टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, द टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से किया था, और इसलिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो आपको दोनों पुरस्कारों में अंतर रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है उनकी कृति रेत समाधि के लिए, और बुकर पुरस्कार 2022 से हान करुणातिलका को द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए दिया गया। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, गीतांजलि श्री भारत की रहने वाली। आगे बढ़ते हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है और 100% एग्जाम में आएगा, किसी न किसी एग्जाम में करंट का ये सवाल बनने लायक है। 32वां बिहारी पुरस्कार जिस व्यक्तित्व को मिला उनका नाम है डॉक्टर माधव हाड़ा। हिंदी के ये प्रसिद्ध आलोचक है, और जिस कृति के लिए दिया गया पचरंग चोला पहर सखीरी, यहां से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। पचरंग चोला पहर सखीरी हिंदी की जो आलोचना कृति है, इसके लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार स्वरूप रुपए 2.5 लाख की राशि दी गई थी। और बिहारी पुरस्कार की थोड़ी सी बात करें तो यह पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ, और पहली बार डॉक्टर जयसिंह नीरज को उनकी कृति ढाणी का आदमी के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों में हिंदी या राजस्थानी में किसी राजस्थानी लेखक द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 31वां जो हम बात करें पिछले वाले की, तो मधु कांकरिया, हम यहाँ थे, ये मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ से एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, हम यहाँ थे, इसके लिए मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। अभी हम बात करें 32वें की, डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। उनकी जो रचना है पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए। तो ये सब जानकारी है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। पहली बात तो फीफा का फुटबॉल का जो इवेंट है वो अंडर 17 17 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए है, लेकिन खास बात यह है कि इसका जो आयोजन है वो भारत में किया गया था। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 इंडिया 2020 7वां संस्करण है ये, और इसका जो आयोजन है 11 से 30 अक्टूबर 2022 को किया गया। भारत के कई स्थानों पर किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में, मडगांव गोवा में, और नवी मुंबई महाराष्ट्र में। प्रतिभागी 16 टीमें थी इसमें। भारत में इसका आयोजन किया गया 11 से 30 अक्टूबर 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा, मडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र में। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। यह फीफा से आप समझ गए होंगे कि यह फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल की एक इवेंट है, उससे संबंधित है। इसमें विजेता कौन रहा? विजेता रहा स्पेन, याद रख लेना।
विजेता जो रही स्पेन की महिला टीम रही, उसने कोलंबिया को 1-0 से हराया था। और फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जो स्पेन की टीम है वो महिला की सेलिब्रेट कर रही है। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है विकी लोपेज स्पेन को मिला। गोल्डन ग्लोब सोफिया फ्यूंते स्पेन को मिला। और फीफा प्लेयर ऑफ अवार्ड जो टीम को मिला वो जापान की टीम को मिला। तो याद रखने वाली बातें, अंडर 17 का जो 7वां फीफा महिला विश्व कप है भारत में आयोजित हुआ और उसमें स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हरा करके ये खिताब जीता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो भारत की पुरुष और महिला टीमों का विश्व में फीफा में खेलने का कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन नियम यह है कि जो देश आयोजन करवाता है उस देश की टीम को वहां उस खेलों में शामिल किया जाता है। तो इस बहरहाल भारत को भी इस फीफा अंडर 17 विश्व कप टीम में खेलने का मौका मिला, लेकिन भारत ने अपने तीनों मैच हार लिए। हारना ही थे, क्योंकि यदि टीम में दम था तो पहले से ही अंडर ये टॉप 32 में जा सकती थी। भारत मेजबान होने के कारण प्रतियोगिता में क्वालिफाई कर सका तथा अपने तीनों मैच में हार का सामना करना पड़ा। जो पहला मैच था अमेरिका से 8 के मुकाबले 0 गोल से हारे, दूसरा मोरक्को से 3 के मुकाबले 0 गोल से हारे यानी, और तीसरा जो मुकाबला था वो ब्राजील से। ये फुटबॉल के तीनों ही बड़े बड़े नाम हैं ब्राजील में, 0-5 से हारे, यानी कि इन्होंने तीनों मैच में कोई भी गोल कर ही नहीं सके और कुल मिलाकर के ये 16 गोल इन लोगों ने तीनों मैच में खा लिए। फुटबॉल का भारत में थोड़ा सा क्रेज कम है। ऐसा नहीं है कि मैं फुटबॉल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। फुटबॉल एक बहुत ही अच्छा और दुनिया का बहुत महंगा खेल है, बड़ी दुनिया की दीवानगी है, लेकिन एशिया में नहीं है। यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों में फुटबॉल की बड़ी दीवानगी है। भारत में यदि हम बात करें तो क्रिकेट की बड़ी दीवानगी है। तो धीरे धीरे जो हीरो इंडिया सुपर लीग्स जिस तरह से इवेंट शुरू हो रहे हैं, तो फुटबॉल की दीवानगी भी बढ़ चढ़ करके सामने आ रही है और फुटबॉल बड़ा ही एक प्रकार से एथलीट प्रकार का गेम है। तो ये था आपका अंडर 17 महिला विश्व कप। अगला है बैलन डी'ओर पुरस्कार। फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार मेसी को 7 बार मिल चुका है, रोनाल्डो को 5 बार मिला। लेकिन इस बार 2022 का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो पहली बार है जो दिया गया है किसे, करीम बेंजिमा को, जो कि रियल मैड्रिड से खेलते हैं, उनको पहली बार ये अवार्ड मिला है। तो हम बात करेंगे महिला और पुरुष की। आइए, पुरस्कार का नाम है बैलन डी'ओर पुरस्कार 2022। देता कौन है? फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा ये दिया जाता है। इस बार आयोजित किया गया था पेरिस में थिएटर 2 चैटलेट में। और बैलन डी'ओर इस बार जो पुरुष वर्ग का दिया गया था वो करीम बेंजेमा को दिया गया था। इसलिए एग्जाम, ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये चित्र करीम बेंजेमा का है। क्लब फुटबॉल की बात करें तो ये स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड से खेलते हैं और देश की बात करें तो ये फ्रांस की टीम से फुटबॉल खेलते हैं। बैलन डी'ओर फेमिनिन यानी महिला फुटबॉलर के लिए दिए जाने वाले की बात करें तो ये एलेक्सिया पुटेलास जो कि स्पेन की है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, उनको दिया जाता है। और क्लब महिला फुटबॉल की बात करें तो ये एफसी बार्सिलोना से खेलती है। मेसी इसको 7 बार जीत चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसको 5 बार जीत चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी है और लियोनेल मेसी दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी गवी स्पेन को दिया गया और क्लब ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड को दिया गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022, ये सूचकांक थोड़ा सा विवादों में भी रहा और भारत सरकार ने इसको पूरे से खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया, हम इसके कारणों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक है क्या और भारत की इसमें कौन सी रैंक लगी थी, किन कारणों से खारिज किया। देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022, मैं जो जितना भी पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ अक्टूबर महीने की घटना है और इस प्रकार के सेशन आपको हर महीने के आपको आगे से करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। आपको मुझे लगता है कि कंटेंट देकर के इस प्रकार के सेशन का लगातार इंतजार रहेगा कि हमारे करंट अफेयर्स के सेशन कब आने वाले हैं। देखिए, इसको जो जारी करने वाले हैं तो 2 NGO हैं। दोनों NGO का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हुंगर हिल्फ। जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये आयरलैंड का NGO है और वेल्थ हुंगर हिल्फ जो है वो जर्मनी का एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, इनके द्वारा की गई। इस बार जो टॉप रैंक मिली वो किसी एक देश को नहीं मिलकर के 17 देशों को मिली और इन 17 देशों को रैंक मिली 1। कुल 17 राष्ट्र को संयुक्त रूप से पहली रैंक पर रखा गया। और इस प्रकार के इंडेक्स लाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि वैश्विक भूख की व्यापकता कितनी है, कितने देशों में कितने लोग भूख से अभी भी, जिनकी प्राथमिक आवश्यकता अभी भी रोटी है, अभी भी वो 2 जून की रोटी से वंचित है, इसको ट्रैक करना इस प्रकार के इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यह इंडेक्स आने के बाद इसकी सार्थकता पे भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे, क्योंकि भारत से आगे उन देशों को शामिल रखा गया जिनमें आप देखोगे
कि यार भारत से ज्यादा भूखमरी वहां है, लेकिन इंडेक्स में वो भारत से अच्छी स्थिति में है। आइए हम उसकी भी बात करते हैं। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, हर वर्ष जारी होती है। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना, हर साल जारी होने वाली एक रिपोर्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना में 5 वर्ष की अवधि के डेटा का उपयोग किया जाता है, और जो 2022 के लिए किया गया था वो पिछले 5 वर्ष 2017 से लेकर के 2021 तक के डेटाओं के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई थी। पिछले 5 वर्ष के डेटा इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और यदि हम पिछले 5 वर्ष में 2022 के लिए बात करें, जिसकी यह रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो उसमें 2017 से 2021 के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहा गया है? जीएचआई के कुल 136 देशों के डेटा का मूल्यांकन किया गया, जबकि कुल 121 देशों की रैंक जारी की गई। क्यों? क्योंकि रैंक 1 पर 17 देश शामिल थे, और 121 में 17 आप जोड़ लोगे तो कुल मिलाकर कितने देश आ जाएंगे। क्या मापदंड है, क्या पैमाने हैं, क्या मेजरमेंट है इसको जारी करने की, हम उसकी बात करें तो सबसे पहले है अल्प पोषण, अपर्याप्त भोजन, बच्चों में पेस्टिंग, बच्चों में तीव्र अल्प पोषण, बच्चों में स्टंटिंग, पुरानी अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर यानी अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थता के वातावरण के कारण बाल बचपन में ही कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो पर। और जीएचआई स्कोर 5 से कम वाले 17 देशों को व्यक्तिगत रैंक न देकर सामूहिक रूप से 1 से 17 रैंक दी गई है। भारत की क्या स्थिति रही है? कुल शामिल कितने देश थे? यहां से देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। कुल जो शामिल देश थे उनकी संख्या है 121, जिनको जीएचआई इंडेक्स में शामिल किया गया। 121 देशों में भारत की स्थिति है 107वें नंबर पर। आपको यकीन आएगा, जीएचआई का स्कोर भारत का 29.1 है, जो इस गंभीर श्रेणी में रखता है। अलग अलग जो अभी हमने क्राइटेरिया देखे उन पर भारत का स्कोर ये रह रहा। 121 देशों में भारत 107वें नंबर पर रह रहा। अभी भी आपको ताज्जुब होगा कि हाँ, कई रैंकों में, कई पैमानों में, कई इंडेक्स में भारत की स्थिति ये होती है। लेकिन अब जो आप आगे देखने वाले हैं उसमें देखेंगे श्रीलंका, जहां लगभग गृह युद्ध की और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, भारत से आगे है, 64वां स्थान। म्यांमार सैन्य शासन है, गरीबी है, 71वां स्थान। नेपाल 81वां स्थान। बांग्लादेश 84वां स्थान। पाकिस्तान 99वां स्थान। ये सब देश जो भारत के पड़ोसी है और इस रैंक में भारत से आगे हैं। आगे देखिए, जब ये रिपोर्ट निकल करके आई तो भारत सरकार ने कहा कि इस सूचकांक में कई गंभीर खामियां हैं, कई कमियां हैं, इसलिए हम इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट करने से मना कर दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, जो कि हर वर्ष जारी होने वाला एक इंडेक्स है, और जिस वर्ष जारी होता है उससे पिछले 5 वर्षों के डेटाओं का इस्तेमाल करके कुछ 4 पैमाने हैं, उन पर कई प्रश्न पूछ करके ये जो रैंक है, ये जो इंडेक्स है, वो जारी की जाती है। इस बार इसके इंडेक्स में 17 देशों को पहले स्थान पर रखा गया। कुल 137 देशों में को मिलाकर के 121 तक की रैंक दी गई। भारत का स्थान, यदि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है क्योंकि चर्चा में है, तो भारत का जो स्थान है वो 107वां स्थान है। अभी हमने पहले बात की थी कि 107वें स्थान पर इंडिया है 121 देशों में से, तो भारत का जो स्थान है वो 107वां स्थान है। कुल 121 देशों में से, कुल 121 देशों में से भारत का स्थान 107वां है। हो सकता है एग्जाम में यहां से प्रश्न आ जाए, और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को मानने से पूरी तरह से मना कर दिया है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 कहा गया है कि 121 देशों में भारत 107वें नंबर पर है। ये जो भारत के पड़ोसी देश है, इनकी ये रैंक है। केवल अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए, अफगानिस्तान की रैंक भी भारत से केवल 2 रैंक ही नीचे है। तो क्या हम अफगानिस्तान के बराबर भूखमरी वाले स्थिति में हैं? हम ऐसी रिपोर्ट को भारत सरकार और हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और इन रिपोर्ट से ये लगता है कि जो पश्चिम देश के जितने भी एनजीओज या रिपोर्ट जारी करने वाली जो रेटिंग एजेंसीज है, वो कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीतिक शक्ति बढ़ रही है, इसे पचा नहीं पा रही है, और इन मोर्चों पर वो भारत सरकार को कहीं ना कहीं फिसडी साबित करने के लिए काम जरूर करती है। इस बार के कई ऐसे इंडेक्स आए हैं जिनमें सही तरह से मेजरमेंट, सही तरह से पैमाने इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, और जानबूझ करके भारत की जो रैंकिंग है वो दोयम दर्जे की रखने की पूरी कोशिश इन रैंकिंग एजेंसियों द्वारा की गई है। अगला जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मिशन लाइफ। देखिए, आप यहां से देखेंगे LIFE, इसका पूरा नाम है
यहां लिखा है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट 20 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया। पहले चित्र में देख लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं जिसमें मिशन लाइफ लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का फोटो। मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है और लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट और बाय द प्लेनेट के मूल सिद्धांत पर चलता है। क्या है ये सिद्धांत, देखते हैं। देखिए, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हमारी जो जीवन शैली है वो पर्यावरण के अनुकूल हो, हमारी जो जीवन शैली है उससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर के एक मिशन चलाया गया है। उस मिशन का नाम है मिशन लाइफ स्टाइल। 20 अक्टूबर 2022 को ये मिशन शुरू किया गया गुजरात के एकता नगर यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। शुभारंभ किया संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनकी उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को शुरू किया। सिद्धांत P3 फॉर द प्लेनेट, बाय द प्लेनेट और ऑफ द प्लेनेट, इसके लिए आधार पर प्लेनेट पीपल भावना से प्रोत्साहित होकर के P3 के सिद्धांत पर मिशन लाइफ की शुरुआत गुजरात से की गई थी। लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट, ये इसका प्रमुख सिद्धांत है। P3 यही है। और प्रधानमंत्री द्वारा 1 नवंबर 2021 को COP26 जो ग्लासगो में हुआ उसमें इस प्रकार की प्रस्तुति दी गई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि COP27 अब अगला होने वाला है नवंबर 2022 में मिस्र में, और 2023 के G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जानी है। अब देखिए इसमें क्या और बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। शिक्षाविदों, शोधकर्ता और स्टार्टअप को आमंत्रित करते हुए लाइफ ग्लोबल मूवमेंट शुरू करके लाइफ की परिकल्पना को 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस पर आगे बढ़ाया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अगले 5 सालों में 2022 से 2027 की जो अवधि है उसमें कम से कम 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करना है इसका प्रमुख उद्देश्य। कितने? 1 अरब भारतीयों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2028 तक भारत के भीतर सभी गांवों और शहरी स्थानीय निकायों का कम से कम 80% निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना बहुत बड़ा टारगेट बनाया गया है मिशन लाइफ के तहत। कुल मिलाकर के बात यह कही गई है कि हमारा जो जीवन शैली है वो पर्यावरण के अनुकूल हो और पर्यावरण के सुसंगत हो। कई देशों ने विश्व के अनेक देशों ने कई देशों ने इस मिशन का समर्थन किया है। फ्रांस, ब्रिटेन, गुयाना, अर्जेंटीना, मॉरिशस, मेडागास्कर, नेपाल, मालदीव, जॉर्जिया और अन्य कई देशों ने भी इसका समर्थन किया। अब अगला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, स्वच्छता सर्वेक्षण। जब से 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसके बाद स्वच्छता के क्षेत्र में नगरीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार हर बार दिया जाता है। और 2022 की हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2022 को यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिए गए। यहां जो बात है वो हिस्ट्री, इतिहास फिर से रिपीट होकर के आ रहा है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसने लगातार 6ठी बार पहला स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान पर कौन है? इंदौर। और लगातार यह 6वां साल है जब इस सर्वेक्षण में इंदौर पहले स्थान पर आ रहा है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले, यदि स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 3 शहरों की बात करें जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, पहले स्थान पर इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, दूसरे स्थान पर सूरत गुजरात का शहर है और नवी मुंबई महाराष्ट्र का शहर है। ये तीनों पहले 3 स्थानों पर शामिल है। यदि 1 लाख, पहले एक चित्र देख सकते हैं आप, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यदि आपको यहां से नहीं दिख रहा है तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन RS पर मिल जाएगी। वहां जाकर के आप इस 4K पैनल की पीडीएफ वहां से ले सकेंगे। देखिए टॉप 5 सिटीज जो है रैंक या अर्बन लोकल बॉडीज मोर देन 100K पॉपुलेशन, ये टॉप 5 है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई की हमने बात की जिनका स्कोर ये रहा, और उसके बाद विजाग और उसके बाद विजयवाड़ा। उसके बाद बॉटम 5 सिटीज, ये तो टॉप 100 में से ये बॉटम 5 है। ये लेस देन 100K यानी कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले ये टॉप 5 है, जिसमें पंचगढ़ी पहले स्थान पर है और ये बॉटम की 5 है। हम बात करेंगे आगे और बढ़ते हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले 3 सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो पंचगढ़ी महाराष्ट्र का पहला स्थान है, दूसरा स्थान पाटन छत्तीसगढ़ का है और तीसरा स्थान कराड़ महाराष्ट्र का है।
1 लाख से अधिक आबादी वालों में पहले स्थान पर इंदौर और 1 लाख से कम आबादी वालों में पहले स्थान पर पंचकुला। ये दोनों शहर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। बेस्ट गंगा टाउन 1 लाख से अधिक आबादी वाले हरिद्वार उत्तराखंड और बेस्ट गंगा टाउन 1 लाख से कम आबादी वाले में बिजनौर पहले स्थान पर रहे। फर्स्ट मूवर सिटी अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को मिला है। सबसे स्वच्छ राज्य कौन कौन से? 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य, जहां पर 100 से अधिक शहरी निकाय है उनमें सबसे स्वच्छ राज्यों में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को, और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वालों में त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड के स्थान प्रमुख है। एक और इंडेक्स है जो कि अक्टूबर माह में ही जारी हुआ है, और इस वीडियो में हम अक्टूबर माह में घटित होने वाली प्रमुख सभी घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। उसी संबंध में है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, यहाँ OPHI देख सकते हैं, UNDP इसको जारी करती है। अनपैकिंग डिवाइप्रेशन बंडल्स इसमें जो लिखा गया है, देखिए जारी करते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसके साथ OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा मिलकर के जो MPI है वो जारी किया जाता है। यह विश्व भर में कितनी गरीबी है, किसी भी देश में कितने गरीब लोग रहते हैं, या उस देश में की जनसंख्या में गरीब लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, इसको लेकर के इंडेक्स जारी करती है। तो देखिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और इसके साथ साथ जारी करने वाली ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, ये दोनों मिलकर के MPI जारी करती है। और हर वर्ष की भांति 2022 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सबसे अधिक संख्या गरीब लोगों की जो सबसे अधिक संख्या है वो उप सहारा अफ्रीका में मिली है, लगभग 580 मिलियन, और दूसरा जो है दक्षिणी एशिया में लगभग 385 मिलियन इसमें गरीब लोगों की सूची जारी की है। इन दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 83% गरीब लोग रहते हैं, पश्चिमी अफ्रीकन सहारा क्षेत्र में और दक्षिणी एशिया में 83% कुल गरीब लोगों का इन दो क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य सुरक्षा पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में खाद्य संकट स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 193 मिलियन हो गई है, और ये संख्या बढ़ इसलिए गई है, कोविड की वजह से लोगों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। भारत की स्थिति क्या है, यहां से आपका इंपॉर्टेंट है कि जो MPI 2022 जारी किया गया था, इसमें इंडिया की किस रैंक पर है, इंडिया की जो स्थिति है वो क्या है। विश्व में सबसे ज्यादा 22.8 करोड़ गरीब लोग भारत में हैं। ये इंपॉर्टेंट तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन स्थिति बड़ी गरीब है, स्थिति बड़ी दयनीय है, हम लोगों के लिए सोचने वाली स्थिति है कि इतनी विशाल आबादी वाले देश में से 125 करोड़ जो 2011 में थे अब 140 करोड़ है, उसमें लगभग 23 करोड़ लोग गरीब है। इसके बाद नाइजीरिया का स्थान है जहां 9.6 करोड़ लोग गरीब है, और दोनों देशों के बीच फासला भी इसलिए ज्यादा है कि नाइजीरिया के मुकाबले भारत की जनसंख्या भी कई अनुपात में ज्यादा है। लेकिन इतने ज्यादा गरीब लोग ये दर्शाता है कि भारत में अभी भी कई स्तर पर, कई पैमाने पर गरीबी अभी भी विद्यमान है। देश में यहां देखना, यहां ध्यान से देखना, देश में गरीबी वर्ष 2005-6 में 55.1% थी। 2005-6 की हम बात करें तो देश में गरीबी थी लगभग 55.1%। यह घटकर 2019-20 में 16.4% हो गई। 2019-20 में यह घट करके 16.4% हो गई, जबकि इस अवधि से इस अवधि के दौरान जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन गरीबी का जो अनुपात है, जो प्रतिशत है, वो घटा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुखद पहलू है। देश के बच्चों में गरीबी तेजी से घटने के बावजूद भी भारत में गरीब बच्चों की जो संख्या है वो ज्यादा है। देश के 97 मिलियन बच्चे गरीब है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा, 100% है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा, भले ही आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल 2022 एडिशन 36वां संस्करण 36वां आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 को मेजबान गुजरात, पहली बार गुजरात है जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवा रहा है। 6 शहर गुजरात के जहां इन खेलों का आयोजन हुआ, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। इस खेलों की थीम थी खेल से एकता का उत्सव, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ये इसका आप लोगो देख सकते हैं। 36 नेशनल गेम्स गुजरात 2022 सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़ते हैं।
इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 36वीं स्पर्धा हुई और 36वां ही इसका संस्करण है। प्रतिभागी टीमें 37 टीमों ने भाग लिया। 28 तो राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और एक सशस्त्र बल की टीम है, सर्विसेज की टीम है। यदि हम बात करें थोड़ी सी राज्य के बारे में, जो लोगों को थोड़ी सी हल्की सी जानकारी दे दूं कि पहले भारत में तेलंगाना के गठन के साथ ही 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थी। जैसे ही जम्मू कश्मीर का राज्य के रूप में विघटन होकर के केंद्र शासित प्रदेश बना तो राज्यों की जो संख्या है 29 से घटकर 28 हो गई, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 7 से बढ़कर 9 हो गए। उसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को विलय करके एक कर दिया तो वापिस यूटीज की जो संख्या है वो 8 हो गई। अभी की स्थिति यह है कि 28 भारत में राज्य है और 8 संघ शासित प्रदेश है, जिसे यूनियन टेरिटोरीज कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो 36 तो इनके टीमें हो गई, प्लस एक टीम सर्विसेज की हो गई और कुल मिलाकर के 37 टीमों ने भाग लिया। और ये सर्विसेज की जो टीम है ना, एक यही टेबल में मेडलिस्ट में टॉप पर रही थी। 37 टीमें भारतीय सशस्त्र बलों की टीम प्लस 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ट्रैक साइकिलिंग की जो स्पर्धाएं हैं वो नई दिल्ली में इस बार इसकी संपन्न हुई थी। गुजरात में संपन्न नहीं होकर के नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 61 गोल्ड मेडल, 35 जो सिल्वर मेडल और 32 कांस्य पदक के साथ कुल 128 पदक लेकर प्रथम स्थान रही। फर्स्ट पोजीशन पर कौन रही? सर्विसेज की टीम रही और उन्होंने कुल 128 पदक जीते, जिसमें से 61 स्वर्ण पदक है और 35 रजत और 32 कांस्य पदक है। सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने लगातार चौथी बार अपना कब्जा किया और ये इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड यह है कि यह चौथी बार ऐसा हुआ है और लगातार हुआ है कि जब टेबल में टॉप पर सर्विसेज की टीमें ही थी। ये नहीं कह रहा हूं कि सभी स्पोर्ट्स में थी, लेकिन ओवरऑल बात करें पदक जीतने में, पदक तालिका में यदि हम शीर्ष की बात करें तो पिछले 4 राष्ट्रीय खेलों से 36वां, 35वां, 34वां, 33वां, इन सब में टॉप पर सर्विसेज रहा है। कौन रहा है? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड रहा है। और इसके लिए इनको हर बार भलिंदर ट्रॉफी दी जाती है जो टॉप पर रहता है। भलिंदर ट्रॉफी इस बार सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिली है प्रथम स्थान पर आने के लिए। ये भी याद रखना ना, प्रथम स्थान पर आने के लिए भलिंदर ट्रॉफी दी जाती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान पाने की बेस्ट ट्रॉफी दी गई है। सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र रहा। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट हशिका रामचंद्रन, यह स्विमर है, तैराक है और इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया है। इन्होंने ये सिर्फ 14 साल की ही है और 6 गोल्ड और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं तैराकी में। इसी तरह से इसमें यदि हम बात करें पुरुष वर्ग की कि पुरुषों में किसे बेस्ट बनाया गया है, पुरुषों में तो साजन प्रकाश को बेस्ट एथलीट घोषित किया है, ये भी तैराक है। महिलाओं की बात करें तो हासिका रामचंद्रन। और ये 37वें खेल जो अगले हैं वो गोवा में होंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, जिसमें से 3 गोल्ड और 3 सिल्वर 6 और 24 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदक जीते। और इसमें राजस्थान 20वें नंबर पर रहा, पदक तालिका में 20वें स्थान पर रहा, 37 टीमों में 20वें स्थान पर रहा। ऋषि सुनक, इनके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हाल ही में चर्चा में रहने वाले प्रमुख व्यक्तित्व भी है। क्यों चर्चा में है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटेन में ये 57वें प्रधानमंत्री बने, भारतीय मूल के प्रथम प्रधानमंत्री। भारतीय मूल से होने का मतलब ये नहीं कि इनका खुद का जन्म भारत में हुआ, नहीं, इनके जो खुद की पीढ़ी के बाद की जो पीढ़ी है, इनकी जो दादा दादी थे उनका जन्म भारत में पंजाब प्रांत में हुआ था। नाम है ऋषि सुनक, है ना। इनका जन्म 12 मई 1980 को जन्म तो ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। ऋषि के पिता केन्या के नागरिक थे और मां तंजानिया से थी और ये खुद भारतीय मूल के हैं, है ना। इनके दादा दादी भारत के, मां तंजानिया की और पिता केन्या के। खुद का जन्म ब्रिटेन में हुआ। इनका विवाह जो है वो इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की जो बेटी है अक्षता, इनके साथ इनका विवाह संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन की यदि हम बात करें ऋषि सुनक की, तो वर्ष 2015 में पहली बार ब्रिटिश संसद में ये पहुंचे थे और ऋषि सुनक ने यह जीत यॉर्कशायर के रिचमंड से हासिल की थी। 2016 में ब्रेक्जिट के पक्ष में अभियान इन्होंने चलाया था। डेविड कैमरून उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ, इसी को ही ब्रेक्जिट कहा गया है।
ऋषि सुनक पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर वर्ष 2018 का पद संभाल चुके हैं, और इसके बाद ये बोरिस जॉनसन कैबिनेट में भी सफल वित्त मंत्री रहे, और बोरिस जॉनसन के बाद लिज पेट्रिस, और उसके बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, इनकी पार्टी का नाम याद रखना, कंजर्वेटिव पार्टी। ऋषि सुनक की पार्टी कौन सी है? ऋषि सुनक की जो पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। इनके नेता है ऋषि सुनक, यूनाइटेड किंगडम। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, वैसे लिखा हुआ है कंजर्वेटिव पार्टी, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। यूके के पहले हिंदू राष्ट्र प्रधानमंत्री है और अश्वेत प्रधानमंत्री है। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की संसद में भगवत गीता पर, बहुत बड़ा ये बात है, बहुत बड़ा तथ्य है, ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और सांसद में के रूप में शपथ ली, और ऐसा करने वाले यूके के पहले सांसद है। 42 वर्षीय ऋषि सुनक ब्रिटेन की राजनीति के 200 से अधिक वर्षों से सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है। पिछले 200 वर्षों की यदि बात करें तो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, अभी ये महज 42 वर्ष के ही है। भारत से इनका संबंध इसलिए है कि इन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके दादा दादी का जो जन्म है भारत के पंजाब प्रांत में हुआ, इनका खुद का जन्म ब्रिटेन में हुआ, और इनकी जो शादी है वो भारत के जो जाने माने उद्योगपति है उनकी बेटी अक्षता से हुई थी, इन्फोसिस के। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हुआ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर हुआ है। आतंकवाद के वित्त पोषण, है ना, टेरर फंडिंग और धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, इन मामलों पर वैश्विक निगरानी संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसकी टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं और ये एफएटीएफ के अध्यक्ष है। रहने वाले कहां के हैं? सिंगापुर के। और इनके अध्यक्ष बनने के बाद ही बैठक में टी राजा कुमार ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे दूं कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कुल 39 सदस्य राष्ट्र है, भारत इसमें भी सदस्य राष्ट्र है। इसकी दो सूची होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग दोनों को रोकने में नाकामयाब रहे, और यदि किसी राष्ट्र को ब्लैक लिस्ट में, काली सूची में जारी कर दिया जाता है तो उस राष्ट्र पर कई सारे सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं और पड़ते हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन पर वैश्विक निगरानी संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पेरिस में संपन्न 2 दिवसीय बैठक के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, और 2018 के बाद पाकिस्तान पहली बार ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ। 2018 से लगातार पिछले 4 सालों से ये ग्रे लिस्ट में शामिल था। अब बाहर होने से ये फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थान है वहां से ऋण ले सकेगा, वहां से वित्तीय मदद ले सकेगा, इस कारण उसको जरूर उसकी इकोनॉमी में सुधार होंगे। अब पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय सहायता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थान है वहां से प्राप्त कर सकेगा। अन्य जो निर्णय हुए इस एफएटीएफ की बैठक में वो बात करते हैं। निकारागुआ को भी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। एफएटीएफ कॉल फॉर एक्शन वाली अपनी काली सूची में म्यांमार, जो ब्लैक लिस्ट में है उसमें 3 देश है, म्यांमार, ईरान और उत्तरी कोरिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट की यदि हम बात करें, काली सूची की यदि हम बात करें तो इसमें 3 देश है, नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा ईरान, और नंबर 3 है म्यांमार। वर्तमान और भविष्य की एफएटीएफ की परियोजनाओं में रूस को भाग लेने पर भी रोक लगा दिया है। कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध, और पाकिस्तान की वर्ष 2018 से ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ये आपको जानकारी मैंने पहले ही बता दी थी। एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है जिनकी स्थापना G7 ग्रुप 7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए की गई थी 1989 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में, और इसमें कुल 39 सदस्य है। G7 ग्रुप 7 विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का देश समूह है। पहले इसमें रूस भी शामिल था, इसलिए इसे G8 कहा जाता था। लेकिन क्रीमिया का जो प्रांत है, जो जॉर्जिया का जो घटनाक्रम हुआ था, है ना, क्रीमिया प्रांत पर कब्जा कराने के बाद इसको, रूस को G8 से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद रूस ने खुद ने कहा कि वो G8 में शामिल रहना नहीं चाहता, तो ये ग्रुप G8 से घट करके G7 हो गया है।
आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा, आप देख सकते हैं ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है लगातार, इसको लेकर के यूक्रेन में रहने वाले भारतीय लोगों को लिए भी एक ऑपरेशन चला गया था। आप कमेंट बॉक्स में ये करके बताएं कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था। अब जो यूक्रेन का जो प्रांत है उसको, उसके कुछ प्रांतों को रूस ने अपने वहां जनमत संग्रह करके मिला लिया। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप यूक्रेन का मैप है और यहां पर आपको जो रेड एरो करके बताए गए हैं, ये मैं बिंदु लगा के बता देता हूं, ये रशियन बॉर्डर वाले इलाके हैं, ठीक है ना। फिर यहां से ये बेलारूस आ जाता है इधर से। तो इन क्षेत्रों में से ये 4 क्षेत्र, एक जिसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूं, ये वाला, ये वाला, ये और ये चारों रूस ने जनमत संग्रह करके बना ली है अपने। इन चारों को जूम करके मैंने यहां दिखाया है, 1 2 3 और 4। यहाँ सी ऑफ एजोव है और ये जो है पूरा का पूरा, ये यहां से देख रहे हैं, इसके इस तरफ तो ये यूक्रेन है और इस तरफ ये रूस है। और ये 4 कौन कौन से? दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान और जोपेरेजिया। इन चारों को औपचारिक रूप से रूस में मिला लिया है रूस ने, लेकिन यूक्रेन के पश्चिमी देशों ने इसे अभी भी स्वीकार नहीं किया है। बात करते हैं डिटेल में। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा हो गई है। रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्र, दोनेस्क जो आपका है ये वाला दोनेस्क है, लुहांसक ये वाला लुहांसक है, खेरसान ये वाला खेरसान है और जापेरिजिया ये है जापेरिजिया। ये चारों प्रांत है जो रूस ने अपने मिला लिए। तो अब जो बाउंड्री है रूस के अनुसार वो ये बाउंड्री रह गई है ना। इतना क्षेत्र है जो रूस ने पहले, इससे पहले क्रीमिया जो संकट था उसमें जॉर्जिया का आप देख सकते हैं किस तरह से उस प्रांत को आप रूस ने अपने अंदर मिला लिया था। यूक्रेन से स्वतंत्र होने व रूस में शामिल किए जाने से पूर्व रूस द्वारा इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया गया था, रेफरेंडम आयोजित करवाया गया था। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने इस जनमत संग्रह को गैर कानूनी बताकर इसकी निंदा की है और इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस द्वारा यूक्रेन के 4 प्रांतों के विलय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन भी माना है। आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स का। पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI 2022 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं। संस्करण 7वां जारी करने वाला संस्थान पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAC है ना। पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी रिसर्च थिंक टैंक है भारत का और शीर्ष स्थान जिस राज्य को प्राप्त हुआ वो है हरियाणा का। PAI राज्यों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के वितरण का आकलन प्रस्तुत करती है और राज्यों के शासन की गुणवत्ता का आकलन करने वाले इस सूचकांक को, हाँ यहाँ से जरूर, राज्यों के शासन की गुणवत्ता का आकलन करने वाला जो है ये सूचकांक है पब्लिक अफेयर्स का, को 3 विषयों, 5 उपविषयों और 22 संकेतकों के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें टॉप पर जो है वो है हरियाणा, देख सकते हैं आप। बड़े राज्यों की श्रेणी में बड़े राज्य 18 है, उसमें पहले स्थान पर है हरियाणा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, फिर केरल और अंतिम स्थान की बात करें तो झारखंड इसमें अंतिम स्थान पर है। सूचकांक कौन सा है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स सूचकांक है। पहले स्थान पर है हरियाणा, अंतिम स्थान पर है झारखंड। ये तो है बड़े राज्यों की बात। छोटे राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर है सिक्किम, ठीक है ना। ये एक NGO है, एक गैर सरकारी संगठन है, एक थिंक टैंकर्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्यों में शासन की जो गुणवत्ता है उसको लेकर के पैमाना जारी करता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स पहले स्थान पर हरियाणा, अंतिम स्थान पर झारखंड। ये तो हुई बड़े राज्यों की बात जिसमें शामिल है 18 राज्य, और छोटे राज्यों में जिसमें 10 राज्य शामिल है पहले स्थान पर सिक्किम रहा। हाल ही में डीसा एयरबेस चर्चा में रहा। डीसा एयरबेस गुजरात में है, गुजरात के बनासकांठा जिले में है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में डीसा में भारतीय वायुसेना के 52 विंग एयरफोर्स स्टेशन, 52 विंग एयरफोर्स स्टेशन, इसकी जो है आधारशिला रखी गई है। कहां पर? डीसा गुजरात में। डीसा बनासकांठा जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 130 किलोमीटर ही दूर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर पाकिस्तान की लगती है। और आपने एक फिल्म देखी होगी, कुछ दिन पहले ही आई थी, भुज, वहां से भी आपको इसका मोटा मोटा आइडिया लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 130 किलोमीटर दूर इस स्टेशन को सैद्धांतिक मंजूरी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा भी दी गई थी, लेकिन इसका जो काम है वो अब जाकर के शुरू हुआ है। गुजरात का यह 5वां एयरबेस होगा। इससे पहले वडोदरा, जामनगर, भुज और नालिया के भी एयरबेस है। ये जो रणनीतिक रूप से है ना,
पाकिस्तान के नज़दीक स्थित एयरबेस है डीसा एयरबेस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रणनीतिक महत्ता इसकी बहुत ज़्यादा है। रणनीतिक दृष्टि से दक्षिणी पश्चिमी एयर कमांड के लिए डीसा एयरबेस को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस एयरबेस से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों की हवाई सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ ही गुजरात के भुज, कच्छ के नालिया और राजस्थान के जोधपुर, जयपुर और बाड़मेर के एयरबेस में समन्वय या कोऑर्डिनेट स्थापित करने के लिए भी एक नया केंद्र स्थापित होगा। तो ये चर्चा में था आपका डीसा एयरबेस, 52वें विंग एयरफोर्स स्टेशन की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, जो कि गुजरात का 5वां एयरबेस हो जाएगा और रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की सीमा से 130 किलोमीटर अंदर होने के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये राजस्थान के जो एयरपोर्ट लगे हैं सीमा के साथ साथ वहां के साथ बेहतर कोऑर्डिनेट करने में भी सफल हो पाएगा। अगला जो हमारा बिंदु है, इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट इंपॉर्टेंट है, यहां से महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न एग्जाम में आना है की पूरी संभावना है। 7 से 8 अक्टूबर 2022 को यह आयोजित हुआ था जयपुर कन्वेंशन सेंटर JECC जयपुर में, राज्य सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। डेट याद रख लेना, 7 से 8 अक्टूबर। इस दौरान टूरिज्म और एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का भी आयोजन 7 अक्टूबर को किया गया था और इस समिट में राजस्थान ने 10.44 लाख करोड़ के लगभग 4200 MOU है जो हस्ताक्षर किए गए थे। 4192 MOU साइन किए गए, जिससे राजस्थान में लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को JECC में, है ना, जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 भी इसी के तहत लॉन्च की गई थी 7 अक्टूबर को, इस समिट के पहले दिन। इसका जो उद्देश्य है राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले, SC/ST के उत्थान में योगदान देने वाले तथा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाने वाला। स्कीम का नाम राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। हाँ, इसकी जो खास बात रही, इसमें राजस्थान रत्न है, जो कई राजस्थान के 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न दिया गया था। सबसे पहले 2012 में दिया गया था 7 व्यक्तियों को, फिर 2013 में दिया गया था, उसके बाद ये बंद कर दिया गया। ये तीसरा अवसर है कि जब राजस्थान रत्न दिया गया। सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों से देश विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाले 6 विभूतियों को 1 लाख रुपए की इनामी वाली राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। कौन कौन है वो विभूतियां? श्री राजेंद्र मल लोढ़ा, भारत के पूर्व न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके। श्री दलवीर भंडारी, इन दोनों का संबंध जोधपुर से है। श्री अनिल अग्रवाल शेखावाटी से हैं और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक मारवाड़ी बिजनेसमैन के परिवार में हुआ था। लक्ष्मी निवास मित्तल शेखावाटी से हैं, स्टील उद्योगपति। सीनकाफ निजाम जयपुर से हैं, उर्दू शायर है। और केसी मालू, ये भी शेखावाटी से हैं, चूरू से हैं, वीना कैसेट्स के मालिक है। तो इन 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ISSF वर्ल्ड कप 2022 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन के द्वारा जो वर्ल्ड कप हुआ वो निशानेबाजी में इस बार काहिरा मिस्र में इसका आयोजन किया गया। खेल के दृष्टि से देखें तो ISSF जो वर्ल्ड कप 2022 है वो स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन के द्वारा मिस्र काहिरा में आयोजन इसका हुआ और भारत का प्रदर्शन इसमें दूसरे स्थान पर भारत रहा था। जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग के शूटर्स ने इसमें भाग लिया और दोनों को मिलाकर के यदि पदक तालिका की बात करें तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने दोनों वर्ग में कुल 12 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते थे। 10, 12, 10 और 13 कुल मिलाकर के 35 पदक भारत ने जीते हैं दोनों वर्ग में। 12 तो है इनके स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, 10 है रजत पदक, सिल्वर मेडल और 13 है कांस्य पदक और कुल 35 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। यदि हम बात करें पर्टिकुलर कैटेगरी की तो सीनियर वर्ग में 12 में से केवल 2 ही गोल्ड मेडल सीनियर में आए, उसके साथ 4 रजत पदक सीनियर वर्ग में आए और 3 कांस्य पदक सीनियर वर्ग में आए। इतने ही वर्ग सीनियर वर्ग में इतने ही मेडल आए, बाकी सब जूनियर वर्ग में आए और 9 पदक जीतकर सीनियर वर्ग में भारत का स्थान 6ठा रहा, जबकि जूनियर वर्ग में भारत ने 10 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल, ये नाम याद रखना लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
भारतीय निशानेबाज सीनियर वर्ग में रुद्राक्ष बालासाहब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, 2 इवेंट में गोल्ड जीते और इसके साथ ही अगले पेरिस ओलंपिक का जो कोटा है वो हासिल कर लिया। पेरिस ओलंपिक में ये खेलेंगे, कौन खेलेंगे? रुद्राक्ष बालासाहब पाटिल। इस निशानेबाज का नाम याद जरूर कर लेना, इन्होंने 2 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। विश्व चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। कौन सी उपलब्धि? कि विश्व चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत करके अगले कोटा हासिल करना, उसके साथ साथ ये 2 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी शूटिंग स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन में लाने वाले, एक ही इवेंट में लाने वाले ये दूसरे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। अभिनव बिंद्रा पहले थे। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ये इनका 5वां संस्करण है। इनका आयोजन पोंटेवेद्रा स्पेन में किया गया। फ्री स्टाइल में इसका चैंपियन जॉर्जिया रहा, ग्रीको रोमन में ईरान रहा और महिला वर्ग में जापान रहा। अंडर 23 यानी 23 साल की कम आयु के रेसलर्स के लिए जो चैंपियनशिप हुई 2022 उसका है, उसको लेकर के शीर्ष स्थान जापान को रहा। भारत का स्थान की बात करें तो भारत को 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 पदक मिले और भारत को 9वां स्थान मिला। गोल्ड कितने मिले भारत को इसमें? 1। सिल्वर कितने मिले? 1। और ब्रॉन्ज कितने मिले? 4। टोटल कितने मिले? 6 पदक। अमन सहरावत का नाम याद रख लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अमन सहरावत के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। 16 वर्षीय अमन सहरावत ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। इस पदक में गोल्ड मेडल जीतना, जो एकमात्र गोल्ड मेडल आया था वो आया था अमन सहरावत। पवन सहरावत का तो नाम आपने सुना ही होगा कबड्डी में, अब अमन सहरावत का भी सुन लीजिएगा। 16 साल के ही है केवल। क्यों? क्योंकि ये इवेंट 23 अंडर का ही है। 23 साल के नीचे नीचे के जो पहलवान है वो इसमें भाग ले सकते हैं। बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया भी पहले के इवेंट में जब वो अंडर 23 खेलते थे, ये स्पर्धा में फाइनल में जीते थे, लेकिन उन्हें केवल रजत पदक ही मिला था। गोल्ड लाने वाले अमन जो सहरावत है, अंडर 23 जो चैंपियनशिप है उसमें पहले पहलवान हैं और अमन अंडर 20 एशिया चैंपियनशिप में अभी रजत पदक जीतने में भी सफल रहे थे। अगला हमारा जो चर्चा का विषय है उसमें हम देखते हैं पदक विजेता जो इस इवेंट में रहे। अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम गोल्ड जीता, 1 रजत जो कि अंकुश पंघाल महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम में लेके आई और जो 4 कांस्य पदक आए वो विकास दलाल, साजन भानवाल, नितेश और मानसी अहलावत, कोष्टक में लिखे इनके भार वर्ग और इनकी जो कुश्ती की स्पर्धा है उनमें इनको मेडल मिला है। तो अमन सहरावत यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल करके आता है। 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 पदक लेकर के पदक तालिका में भारत 9वें स्थान पर रहा है। टॉप पर जापान रहा। भारत के 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का टैग मिला। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो दोनों समुद्री तटों के नाम याद रखने हैं। भारत के जिन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया वे दोनों ही लक्षद्वीप में स्थित है। वे दोनों ही कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है और इन दोनों का नाम है मिनिकॉय थुंडी और कदमत तट। मिनिकॉय थुंडी और दूसरा जो है वो है कदमत तट और ये दोनों ही कहाँ हैं? दोनों ही है लक्षद्वीप में। और ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि इनको ब्लू फ्लैग मिला है। थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे ब्लू फ्लैग के बारे में। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्री तटों की संख्या अब 12 हो गई है। पहले 10 थी, ये 2 लक्षद्वीप के मिल गए, अब इसकी संख्या बढ़ करके 12 हो गई है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है उसके बारे में जानकारी करते हैं। ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य स्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में नियंत्रण को बढ़ावा देना है। वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, यह है डेनमार्क की।
इनके द्वारा यह ब्लू फ्लैग दिया जाता है और इस पुरस्कार की जो पात्रता हासिल करने के लिए 33 कड़े पर्यावरण और शैक्षिक सुरक्षा और पहुंच संबंधी मानदंडों की एक श्रृंखला को पूरा कर लेने के बाद ये ब्लू फ्लैग मिलता है। 2 नए मिल गए, 10 पहले से, भारत में अब इनकी संख्या 12 हो गई। जो 2 नए मिले हैं वो लक्षद्वीप के ही दोनों हैं और उन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। कौन सा है भारी रॉकेट और उसका नाम क्या है, कितना उसका वजन है, क्या क्या चीजें होगी, डिस्कस करते हैं। आइए, इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM, अच्छे से याद कर लेना, LVM-3 और M2, वन वेब इंडिया फर्स्ट, ये इस रॉकेट का नाम है। LVM-3-M2 वन वेब इंडिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LVM-3M2 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित इस मिशन के तहत वन वेब इंडिया के 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया था। उस रॉकेट का नाम था LVM-3M2। LVM-3M2 GSLV M के 3 का ही नाम बदलकर LVM-3M2 कर दिया गया। LVM-3M2 43.5 मीटर लंबा है और 644 टन भारी ये रॉकेट है और ये 3 चरणों वाला रॉकेट है। ईंधन के इसमें 3 चरण है। पहला चरण ईंधन का जो है तरल है, दूसरा ठोस है और तीसरा क्रायोजेनिक ईंधन इसमें है। ये LVM-3M2 का पहला वाणिज्यिक मिशन है, पहला कमर्शियल मिशन है और प्रक्षेपण यान के साथ ये NSIL का भी पहला अभियान है। मिशन में वन वेब के 5,759 किलोग्राम वजन के 36 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में जाने वाला ये पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यह LVM-3 का पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला मिशन है और ये भारत का 6 टन फ्लूइड वाला पहला रॉकेट है। अगला है स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40। थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है प्रश्न ऐसे आ जाए कि HTT-40 वर्तमान में क्यों चर्चा में है, तो देखते हैं। आइए, HTT मतलब हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर जो 40 है वो एक तरह का बेसिक ट्रेनर वायुयान है। ये चर्चा में क्यों रहा HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर जो 40 वायुयान है, क्यों चर्चा में रहा? गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफ एक्सपो के दौरान पवेलियन में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा डिजाइन एवं विकसित किए गए स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT, इसका निर्माण किसने किया गया? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, है ना, HAL ने इसका निर्माण किया गया। और हाल ही में जो डेफ एक्सपो हुआ था गांधीनगर में, उसमें इसका प्रदर्शन, इसका अनावरण किया गया था। नॉट HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 एक बेसिक ट्रेनर वायुयान है। ये क्या है? बेसिक ट्रेनर वायुयान है। इसका प्रयोग भारतीय वायुसेना के रिटायर HPT-32 दीपक है, उसके स्थान पर HTT-40 का इस्तेमाल किया जाएगा। सौर कृषि आजीविका योजना, अभी थोड़ा सा आपको हमारे करंट अफेयर के सेगमेंट में, अभी भी हालांकि ये सेशन चल रहा है, अभी और भी चलेगा, इस सेशन में अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का कंटेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को जरूर लाइक कर देते चलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आप तक हर जरूरी जानकारी पहुंचा दें। और कमेंट करके बताएं कि अभी तक आपका ये सेशन कैसा लगा और आपके एग्जाम के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सौर कृषि आजीविका योजना, यह राजस्थान की एक योजना है और हाल ही में से लाया गया है। इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। क्या इसका उद्देश्य है? योजना का नाम याद रख लेना, सौर कृषि आजीविका योजना। किसानों को उनकी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में यह सहायता प्रदान करेगी। किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित के लिए देकर आजीविका उपार्जित कर सकेंगे। किसानों की वैसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, जिस पे खेती नहीं होती, वहां वे सोलर प्लांट बना सकते हैं या उस जमीन को लीज पर दे सकते हैं और वहां का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का नाम सौर कृषि आजीविका योजना है। इस योजना से विकासकर्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिए सुगमता से PM कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। जो भी लागत होगी उसका 30% है वो अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। आगे है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। यहां से भी सवाल आने की पूरी संभावना है। इसका भी संबंध राजस्थान से ही है।
और इसके बारे में अधिकतर आपको जानकारी है ही। प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खेल समागम है। इसमें जो जो फैक्ट है वो आप लोगों को याद रख लेना, बाकी चीजें आपने अखबारों में बहुत सारी पढ़ी है। इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 को हुई। 29 अगस्त को हम प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई जोधपुर के लूणी पंचायत समिति के पालगांव से हुई और इसका समापन 21 अक्टूबर 2022 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ था। 4 चरणों में इसका आयोजन हुआ था। सबसे पहले ग्राम लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर और राज्य स्तर पर। कुल इसमें 6 खेल शामिल थे। यहां से प्रश्न बन सकता है कुल कितने खेल इसमें शामिल थे। कौन कौन से? कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल, क्रिकेट, है ना। ये 6 खेल इसमें शामिल थे। राज्य का राज्य खेल बास्केटबॉल होने के बाद भी इसमें शामिल नहीं किया गया। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल। देखिए ये इस तरह का अखबारों में कई बार जब ये खेल चल रहे थे तो विज्ञापन आए थे, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। देखिए इसका सबसे पहले लोगो बात करें तो ये है शेरू, ऊंट है, हवा महल है और दौड़ता हुआ एथलीट है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से 5 अक्टूबर, हालांकि इसकी 3 बार तिथियां चेंज हुई और इसका समापन 21 अक्टूबर को हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ था। राज्य स्तर शुभारंभ जो भी है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने किया था। प्रातः 9 बजे स्थान पाल पशु मेला मैदान, ग्राम पंचायत पाल, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर। यहाँ से आपको विजिबल नहीं होगा, तो आपको ये पीडीएफ यदि चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आइए और वहाँ विजिट कीजिएगा क्वालिटी एजुकेशन आरएस, और वहाँ पर आपको इस 4 के पैनल की पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको इसके लिए बोल करके सुना देता हूँ। इसके बाद इसमें जो भी है आप सादर आमंत्रित हैं इन सब के लिए। 2 लाख से ज़्यादा इसमें टीमें भाग लिए, लगभग 30 लाख से ज़्यादा इसमें खिलाड़ी भाग लिए, 6 इसमें खेल शामिल है। इस प्रकार से यह एक प्रकार से इवेंट आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए था, गर्ल्स के लिए, और जो शूटिंग बॉल है केवल बालक वर्ग के था। उसके अलावा जो 4 खेल थे वो दोनों बालक बालिकाओं दोनों के लिए थे। इसका शुभंकर है वो शेरू है। थीम सॉन्ग इसकी चालो चालो रे साथिड़ा सारा मिल के खेलो। विभाग जिसके द्वारा ये आयोजन हुआ है वो खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के समन्वय से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो संपन्न किया गया। इसका जो ध्येय वाक्य है खेलेगा राजस्थान तो जीतेगा, खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान, ये इसका ध्येय वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ जिला इसमें ओवरऑल में प्रथम स्थान पर रहा, जिसने 5 गोल्ड जीते और 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला इसमें ओवरऑल टॉप रहा, जिसने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, तो हनुमानगढ़ जिले ने। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी जिनकी नियुक्ति हुई है, इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि नई प्रकार की नियुक्तियां क्या हुई है वो भी देखेंगे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी वर्तमान में पंकज मित्तल की नियुक्ति हुई है। देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो ये इसकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है और इसकी खंडपीठ है वो जयपुर में है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और ये क्रम में 40वें मुख्य न्यायाधीश है। इनसे पहले 39 मुख्य न्यायाधीश थे और 39वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एस.एस. शिंदे थे। उनके रिटायरमेंट के बाद पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नियुक्ति इनकी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको शपथ है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। इसी सिलसिले में श्री पंकज मित्तल को जो शपथ है वो राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने दिलाई और ये राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश है। इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, है ना। ये राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर के यहाँ आए थे। इनका पंकज मित्तल जी की बात करें तो इनका कार्यकाल लगभग 8 माह का होगा। 16 जून 2023 को ये रिटायरमेंट हो जाएंगे। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो आयु है वो 62 वर्ष तक है। जब इनकी आयु 62 वर्ष की पूरी हो जाएगी तो ये सेवानिवृत्त हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी और इस समय राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। इस एकीकरण से पहले 3 ऐसी रियासतें थी जिनका खुद का न्यायालय था। 5 रियासतें थी, जोधपुर, जयपुर
बीकानेर, कोटा और उदयपुर, ये 5 ऐसी रियासतें थी जिनका खुद का उच्च न्यायालय था एकीकरण से पहले। इन सबको मिलाकर के ये बने गए। मुख्य पीठ 1956 में जोधपुर में स्थानांतरित की गई थी टी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर। और इसके बाद इसकी एक खंडपीठ उदयपुर में भी स्थानांतरित की गई थी, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया। वर्तमान में इसकी जो बेंच है वो एक बेंच केवल जयपुर में है। इसमें 50 माननीय न्यायाधीशों की पद संख्या है, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 49 अन्य न्यायाधीश सहित कुल 50 पद है। परंतु वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 27 पद ही भरे हुए हैं, बाकी सारे पद खाली है। तो ये था हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 40वें जो सीजे है उनके रूप में पंकज मित्तल की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में हुए, गुजरात ने इनकी पहली बार मेजबानी की और इन खेलों में सर्विसेज की टीम टॉप पर रही। राजस्थान का ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहा वो देखते हैं। तो देखिए इनकी जो आयोजन तिथि है आपको पता है 29 सितंबर 12 अक्टूबर 29 सितंबर से 12 अक्टूबर गुजरात के 6 शहरों में हुआ। और साइकिलिंग की जो इस इवेंट है इसमें वो नई दिल्ली में संपन्न हुए। साइकिलिंग की जो इवेंट है वो ट्रैक के वो सब नई दिल्ली में संपन्न हुए। राजस्थान इस पदक तालिका में 20वें स्थान पर रहा। राजस्थान ने कुल 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य पदक जीते हैं। उनको मिलाकर के 30 पदक राजस्थान ने जीता और पदक तालिका में राजस्थान 20वें नंबर पर रहा। अब किस किस खिलाड़ी ने किस किस खेल में कौन कौन सा पदक जीता वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उन सबको पढ़ते। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड किस किस ने जीता। स्वर्ण पदक विजेता किसमें? 36वें राष्ट्रीय खेलों में 3 जो गोल्ड मेडल आए उनमें कविता सिहाग पहला गोल्ड मेडल साइकिलिंग में आया था, महिला वर्ग में 30 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में। यहां से पूछा जा सकता है प्रश्न कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है या हाल ही में इनमें से कौन सा खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची में शामिल है या शामिल नहीं है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ये खिलाड़ी, इनका जो खेल और इनका जो वर्ग है, स्पर्धा है, वो जरूर याद रखना है आपको। तो कविता सिहाग इनका संबंध है साइकिलिंग से, 30 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में गोल्ड मेडल जीता है महिला वर्ग में। विवान कपूर निशानेबाजी शूटिंग में, शूटिंग का एक उभरता चेहरा है विवान कपूर, जयपुर से संबंधित है। पुरुष वर्ग की ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। मुकेश चौधरी वुशु में पुरुष स्पर्धा की सांडा 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तीनों खिलाड़ी राजस्थान की ओर से 36वें ओलंपिक खेलों में 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हमारे ये 3 एथलीट है। रजत पदक भी 3 आए हैं। यमनदीप शर्मा एथलेटिक्स में आए हैं। पुरुष वर्ग की डेकाथलॉन में नितेश पूनिया एथलेटिक्स में हैमर थ्रो में सिल्वर लेके आए। करण सिंह तलवारबाजी में साबरे व्यक्तिगत में सिल्वर लेकर के आए हैं। तो ये 3 रजत पदक विजेता है। आगे थोड़ी सी चर्चा कांस्य पदक विजेता की कर लेते हैं। अनुज कुमार तीरंदाजी में, रणवीर सिंह एथलेटिक्स पोल वॉल्ट में, उमेश लांबा एथलेटिक्स डेकाथलॉन में, नीरज कुमार मुक्केबाजी हैवीवेट में, सुमित पूनिया मुक्केबाजी लाइट वेट में और ललिता मुक्केबाजी महिला वेल्टर वेट में। उसके बाद साइकिलिंग की टीम पुरुष की टीम स्प्रिट में और टीम परस्यूट दोनों में कांस्य पदक लेकर के आई है। ध्यान सिंह जुडो में 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक लेकर के आए। टीम रोइंग की क्वाड्रापल स्कल्स में इनको कांस्य मिला है। उसके बाद रोइंग की पुरुष टीम को ही कॉक्सलेस 4 में मिला है। निशानेबाजी की मिक्स टीम को 10 मीटर एयर राइफल्स में मिला है और स्क्वेस की टीम को महिला टीम में भी मिला है। इसके अलावा कांस्य पदक की बात करें तो महिला वॉलीबॉल टीम को भी कांस्य पदक मिला है। शिवपत सिंह को वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में 109 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग वाले में, देशराज सिंह को कुश्ती में ग्रीको रोमन में, प्रीति कुमारी कुश्ती, मोनिका कुश्ती, छगन मीना कुश्ती और निकिता बंसल वुशु, इनके सामने आप भार वर्ग देख सकते हैं। जानवी मेहरा वुशु, शुभम गोरा वुशु और बलवंत वुशु। तो वुशु खेल में भी राजस्थान के पदक काफी आए हैं। इसके बाद ये था आपका 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में आयोजित हुए थे। उनमें राजस्थान की ओर से पदक विजेता खिलाड़ी, तो राजस्थान की एक बार फिर से बात कर लें तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो 3 जीते हैं। रजत पदक जीते हैं वो भी 3 जीते हैं। कांस्य पदक जीते हैं राजस्थान ने, तो कांस्य पदक राजस्थान ने 24 जीते हैं। कुल पदकों की यदि बात करें तो कुल राजस्थान 30 पदक लेकर के आया है और पदक तालिका में जो उसका स्थान है, उसका जो नंबर है वो 20वां नंबर है। कितनी टीमें थी कुल?
कुल कितने लिस्ट पदक तालिका में कुल शामिल कितने थे? 37 थे। 37 कौन कौन से? 28 राज्य की टीमों थी इसमें शामिल थी, 8 केंद्र शासित प्रदेश की टीमें शामिल थी और एक टीम इसमें सर्विसेज की टीम शामिल थी। इन सबको मिलाकर के कुल 37 टीमों ने भाग लिया, जिसमें टॉप पहले स्थान पर सर्विसेज बोर्ड की टीम रही थी, जिन्होंने 61 गोल्ड मेडल जीते थे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इसमें 20वें स्थान पर रहा, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज सहित कुल 30 पदक लेकर के। आगे बढ़ते हैं। डीग महोत्सव डीग में हुआ था, भरतपुर में। 10 से 11 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से हुआ है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, ये एक नई योजना है सरकार की। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। राज्य सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो ऋणदाता एजेंसी है वो वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल जो भी बैंक है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक यहाँ से ऋण ले सकते हैं। क्या होगा योजना में? 1 लाख परिवारों को, टारगेट कितना है? 1 लाख, 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए, जो गैर कृषि कार्य है जैसे हस्तशिल्प है, लघु उद्योग है, इन सब कार्यों के लिए 20 रुपये 2000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ब्याज भी नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और ऐसी योजना का नाम है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। 1 लाख लक्षित परिवारों को दिया जाएगा। इनको कुल कितना ऋण दिया जाएगा? 2000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त होगा। और इसके बाद इनमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये अकृषि कार्यों के लिए दिया जाएगा। और इन सब चीजों को पूरा करने वाली योजना है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। आगे बढ़ते हैं। साथ ही आजीविका के स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनते हैं, उत्पादक समूह जो प्रोडक्टिव ग्रुप्स बनते हैं, उनके अलावा व्यावसायिक समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण करने के लिए जोड़ा गया है। सरकार द्वारा 100 करोड़ का ब्याज अनुदान भी देगी। इसमें लाभार्थी कौन होगा? अकृषि कार्य करने वाले, हस्तशिल्प में हो, लघु उद्योग में हो, कताई बुनाई में लगा हो या और भी ऐसी गतिविधि में लगा हो जिसमें कृषि शामिल नहीं है, कृषि को छोड़ करके इनको इन गतिविधियों पर यदि इनकी किसी भी परिवार की आजीविका निर्भर है तो ऐसे परिवार इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं। अब हम कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं जो इस महीने प्रदान किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी पुरस्कारों की यदि हम बात करेंगे तो शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 ये दिया गया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इनके सहायक प्रोफेसर युकिंग तांग को। ये आप देख रहे हैं, ये युकिंग तांग है, इनको दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? शस्त्र रामानुज पुरस्कार। किनको दिया गया? युकिंग तांग को। कौन है ये? सहायक प्रोफेसर है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की। इनकी रचनाएं परिष्कृत तकनीकों का उल्लेखनीय संयोजन प्रदर्शित करती है, जिसमें मॉड्यूलर वक्र और शिमुरा किस्म के अंकगणित एवं ज्यामितीय केंद्रीय भूमिका निभाते हैं तथा उनके परिणाम व विधियां इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपको तो इतना याद रखना है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 युकिंग तांग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर है, उनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार वर्ष 2005 में सन्मुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शास्त्र द्वारा स्थापित किया गया है। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकन डॉलर की नगद राशि प्रदान की जाती है। यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम आयु, अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 32 वर्ष। किस क्षेत्र में यह शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है? यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कब शुरू हुआ? 2005 से। वर्ष 2021 के विजेता इसके विल शोविन है और 2022 के युकिंग तांग है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के गणित के सहायक प्रोफेसर ये है। आगे बढ़ते हैं। युवा 2.0 क्या है? युवा YUVA यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये लेखकों के लिए है, राइटर्स के लिए है। क्या है लेखकों के लिए? बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने युवा एवं नवोदित लेखक, जो यंग और नए लेखन कार्य में लगे लोग हैं जिनकी आयु 30 साल से कम है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए युवा 2.0 शुरू की गई है। इसका जो उद्देश्य है, देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने, देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत एवं भारतीय लेखन को प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यह शुरू किया है। इसके बारे में और भी चीजें देखेंगे।
युवा 2.0 लोकतंत्र, संस्थाएं, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषय पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए इंडिया एट द रेट 75 प्रोजेक्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये एक हिस्सा है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा युवा 2.0 का संबंध किससे है, तो वहां पर यह भी हो सकता है कि आपको दे दे कि रोजगार से है या प्रशिक्षण से है या लेखकों के प्रशिक्षण से है। तो इस प्रकार आपको यह याद रहना चाहिए कि युवा जो है वो किससे संबंधित है। इसका जो क्रियान्वयन और एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, वो नेशनल बुक ट्रस्ट है ना, ये इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है ना। MyGov.in के माध्यम से आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों को इनका सिलेक्शन किया जाएगा और यह चयन NBT नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। आप इस इमेज में सब कुछ देख सकते हैं। ये NBT.India है और ये नॉलेज पार्टनर ऑफ द नेशन है। अनाउंसिंग PM मेंटोरिंग युवा स्कीम 2.0 है ना। हियर इज योर चांस टू बिकम ए फेमस राइटर। आपको यदि फेमस राइटर बनना है तो इस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी लोगो लगा है। यहाँ से आपको ये चीज़ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट करें। क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको इस 4K पैनल की PDF आपको मिल जाएगी। अभी इस सेशन में हम आगे और नियुक्तियों की बात करेंगे। जो इस महीने नई नियुक्तियां की गई है वो किस किस प्रकार की है, किन किन व्यक्तियों को किन किन पदों पर नियुक्त किया गया है, हम उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनको बनाया गया है CJI भारत का मुख्य न्यायाधीश। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश इनको बनाए गए हैं। और जो पंकज मित्तल बने हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो दोनों की नियुक्ति एक ही महीने में हुई है। DY चंद्रचूड़ नवंबर महीने में अपना कार्यग्रहण करेंगे। UU ललित के स्थान पर उदय उमेश ललित जो कि रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके स्थान पर, और इनका जो कार्यकाल है DY चंद्रचूड़ का वो भी देखेंगे। किन किन मामलों पर इनका विशेष योगदान रहा था। असहमति को लोकतंत्र के सेप्टिव वाल्व के रूप में देखने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले लेने वाले उच्चतम न्यायालय की पीठों का हिस्सा रहे हैं। अयोध्या भूमि विवाद, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमाला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों की स्थायी कमीशन देने से जुड़े मामले, इनमें DY चंद्रचूड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश है कि जिनके पिताजी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। रोजर बिन्नी, इनकी जो नियुक्ति है BCCI के अध्यक्ष के रूप में हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले सौरव गांगुली थे BCCI के अध्यक्ष और इनका ये स्थान लेंगे। वर्तमान में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष है और वर्ष 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था भारत ने कपिल देव की कप्तानी में, उस टीम का ये रोजर बिन्नी हिस्सा थे। भारतीदास, आप देख सकते हैं चित्र में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ये चर्चा में इसलिए रही कि क्योंकि इन्हें नए लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया था। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। सुश्री भारतीदास वित्त मंत्रालय में 27वीं लेखा महानियंत्रक है। भारतीदास 1988 बैच की भारतीय लेखा सेवा की अधिकारी है, ICAS की अधिकारी है। CGA लेखांकन मामलों पर केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार नियुक्त होता है। तो भारतीदास को क्या नियुक्त किया गया है हाल ही में? CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। CAG अलग होता है, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उनके बाद CGA का ही स्थान आता है। तो CGA नियुक्त किया गया है, इनको नया लेखा महानियंत्रक भारतीदास को नियुक्त किया है। गरुड़ 7 यह एक अभ्यास है। तो ये हमारी नियुक्तियां हो गई। अब इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से अभ्यास या युद्ध अभ्यास या ऑपरेशंस जो अक्टूबर महीने में संपन्न हुए उनके बारे में भी देख लेते हैं। इस सेशन में आपको तमाम करंट अफेयर्स से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान की समस्त जानकारी आपको इस सेशन में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का सेशन पूरे महीने भर का करंट अफेयर्स आपको 2 घंटे के सेशन में पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं मैं हर महीनेवार। गरुड़, भारत और फ्रांस, यहां से याद रख लेना, यहां से एग्जाम में बहुत बार आता है कि गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन के बीच में होता है। भारत और फ्रांस। और गरुड़ कहां उड़ता है? हवा में। तो ये वायुसेना, इसमें कोई ये गरुड़ उड़ाते नहीं है, वायुसेना का इससे संबंध है, इसलिए इसका नाम गरुड़ दिया गया। और ये 7वां युद्ध अभ्यास है।
और ये भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़ सूर्य नगरी जोधपुर में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर में। गरुड़ भारत फ्रांस दोनों की वायुसेना और सातवां इसका जो है वो जोधपुर में अभ्यास एक्सरसाइज संपन्न हुआ। एक्सरसाइज गरुड़ा 7 जोधपुर 22 इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स दोनों इसमें शामिल है, दोनों का एक्सरसाइज है। सातवें संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़ में भारत AFSU 30 MKI राफेल LCA तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों के साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टरों के साथ भाग ले रहा है। भारत के ये जो हेलीकॉप्टर है और इनकी जो वायुसेना की जो क्षमता है उसका जो अभ्यास इस गरुड़ 7 में किया जा रहा है। आपको याद ये रखना है कि गरुड़ 7 गरुड़ 7वां जो युद्ध अभ्यास है वो एयरफोर्स से संबंधित है। भारत और फ्रांस की एयरफोर्सेस ये एक्सरसाइज करती है और जो 7वां एक्सरसाइज है वो जोधपुर में संपन्न हुआ है। टाइगर ट्रम्प ये क्या है? भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में, कहां हुआ था ये टाइगर ट्रम्प? विशाखापट्टनम इंडिया, भारत में ना। संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है, यह कोई युद्ध अभ्यास नहीं है। टाइगर ट्रम्प क्या है? मानवीय सहायता अभ्यास है, यानी यदि कोई आपदा आ जाए तो उस समय हम किस प्रकार से अभ्यास करेंगे, इसको लेकर के इंडिया और यूएसए की सेनाओं ने यह किया है। टाइगर ट्रम्प, इंडिया और यूएसए की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प, जिसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ। इस अभ्यास में 50 संयुक्त प्रतिभागी शामिल हुए और यह अभ्यास स्टाफ नियोजन पर केंद्रित था, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है जो वो कैसे किया जाए, जब आपदा आ जाए या जब इस प्रकार की विकट परिस्थिति हो जाए तो सेना मोर्चा संभाले, उसके लिए ट्रेनिंग का एक अभ्यास था टाइगर ट्रम्प। यह अभ्यास स्टाफ नियोजन पर केंद्रित था जिसमें कूटनीतिक परिचालन और सैन्य समन्वय को सुव्यवस्थित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। ऑपरेशन गरुड़, देख वो थे गरुड़ 7, है ना, वो गरुड़ 7 था। ये ऑपरेशन गरुड़ अलग है, वो गरुड़ 7 अलग था। ये क्या था? ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा चलाया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ने किसकी मदद से? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, और इसके साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत का जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इनके साथ मिलकर के नशीली दवाइयों की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी की तेजी से आदान प्रदान के लिए एक बहुचरण अभ्यास किया है। गरुड़ा 7 इंडिया और फ्रांस की वायुसेना का युद्ध अभ्यास था जो कि जोधपुर में आयोजित हुआ। यह है ऑपरेशन गरुड़। यह सीबीआई द्वारा चलाया गया है। इंटरपोल और भारत की जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इन दोनों के समन्वय से यह अभ्यास चलाया गया था। किसके लिए? नशीली दवाइयों की तस्करी पर रोकथाम करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेशन गरुड़ा, सीबीआई लॉन्च ऑपरेशन गरुड़ा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का लोगो है, और यहाँ ऑपरेशन गरुड़ा है। चलाया गया था ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंटरपोल के सहयोग से दोनों ये चलाया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़ना था और जिससे भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई जा सके। भारत में जो ड्रग को लेकर के विदेशों से जो संबंध है, ड्रग की जो तस्करी हो रही है, उसको किसी न किसी प्रकार से रोकना था और इसलिए ये ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं, इसीलिए तो इसमें इंटरपोल को शामिल किया है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खुफिया एजेंसी है उनका भी मदद लेकर के नशीली दवाइयों पर, ड्रग के व्यापार पर किसी भी प्रकार से रोक लगा सके। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। अब हाँ, इस सेशन में छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, जितना भी अक्टूबर के करंट अफेयर में रहा है ना, घटित हुआ है, वो सब हम इस सेशन में पढ़ेंगे। इस प्रकार के सेशन लगातार लाए जाएंगे। कौन कौन सी पुस्तकें जो इस माह, अक्टूबर माह में चर्चा में रही और उनके लेखक कौन कौन है और चर्चा में रहने के कारण क्या क्या है, हम इन सब बातों पर भी डिस्कस करेंगे। पहली पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, अर्थशास्त्री डॉक्टर विमल जालान, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, और जब इतने बड़े अधिकारी ने ये पुस्तक लिखी है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, डॉक्टर विमल जालान की पुस्तक है। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ की पुस्तक है, और यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है। द सॉन्ग ऑफ सेल, सिद्धार्थ मुखर्जी की पुस्तक है। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री,
विक्रम संपत की ये पुस्तक है। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर की ये पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाबा साहिब पर लिखी गई ये पुस्तक, शशि थरूर कांग्रेस के प्रमुख नेता है। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर की ये पुस्तक है। अगली जो पुस्तक, हाँ अगले, अब इस सेगमेंट के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इतने सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, इतने सारे मुद्दों पर हमने डिस्कस किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और राजस्थान के घटनाक्रम, जिसमें स्पोर्ट्स, व्यक्तित्व, नियुक्तियां वगैरह वगैरह सब शामिल थे। इसके बाद भी यदि कुछ ऐसा पीछे रह जाए जिसमें वन लाइनर के हिसाब से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा ज़रूरी हो, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और हमारे सेगमेंट में वो विविध तथ्य में शामिल रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। विविध तथ्य में पहला हमारा है, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर, कौन से देश ने? कजाकिस्तान ने। राजधानी का नाम क्या? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान का जो नाम बदल करके अब नया नाम कर दिया है अस्ताना। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है, अस्ताना इसका नया नाम है, किसका? नूर सुल्तान का। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी थी और उसका जो नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अब अस्ताना कर दिया गया है। अभी पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और वहां के जो राष्ट्रपति थे, वहां की जो संसद के नेता थे, उनको वहां से हटा करके नए सैन्य तख्ता पलट वहां किया। देखिए क्या क्या हुआ, आपको याद रखना है किस देश में हुआ। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना ने वर्तमान सरकार को भंग करते हुए तथा जुंता वहां की संसद का नाम है, जुंता वहां की संसद को कहा जाता है। जुंता के नेता जो कि राष्ट्रपति होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेडाओगो डामिगा के बर्खास्तगी की घोषणा कर दी और इसके साथ ही कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे को इस देश का नया राष्ट्राध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया है। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो, जहां सैन्य तख्तापलट अभी हो गया है, इसको लेकर के ये खबर थी कि वहां जो जुंता के नेता और राष्ट्रपति थे, उनको उस पद से हटा दिया गया है। और किसको हटाया गया है? कर्नल पॉल हेनरी सेडाओगो डामिबा को, और उनके स्थान पर कैप्टन इब्राहिमी ट्राओरे को नया जुंता नेता और राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दुबई के जेबेल अली गांव में भारतीय और अरबी वास्तुकला के मिले जुले स्वरूप वाले एक भव्य हिंदू मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया है। तो दुबई के जेबेल अली गांव में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के साथ एक ज्ञान कक्ष और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक केंद्र है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। एडल हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नदर देश के सबसे बड़े परोपकारी बन गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2021 में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। यहां से प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दो अलग अलग सेगमेंट में चलती है और जो शहरी वाले सेगमेंट है उसमें यूपी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इसके बाद दूसरे स्थान क्रमशः मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी महिला, विवाहित और अविवाहित को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार देने संबंधी निर्णय सुनाया है। बेंच ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अविवाहिता को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार न देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह इसका एक सेशन वीडियो हमारा यूट्यूब पे भी आया है। सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला, उसको लेकर के वहाँ आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और जो गर्भपात करवाने का जो अधिकार था 20 सप्ताह और 24 सप्ताह के बीच में जो अंतर था, वो पहले केवल विवाहित के लिए, महिला के लिए ही लागू था। अविवाहित महिला ऐसा नहीं कर सकती थी। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक ही कानून विवाहित और अविवाहित महिला में भेद नहीं कर सकता, इसलिए ये जो प्रोविजन है यह विवाहित और अविवाहित महिलाओं पर समान रूप से लागू होगा। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। किसको? पंकज त्रिपाठी को ना, कालीन भैया को, वो जो आप कहते हैं ना, उनको। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में कुल 2000 मेगावाट, किसके? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में, दोनों के ज्वाइंट सेशन में कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क बीकानेर जिले की पूगल तहसील में स्थापित होगा। 5 गांधीवादी विचारक डॉक्टर SN सुब्बाराव, इनको मरणोपरांत। यहां से इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, कौन कौन जिनको ये दिया गया था, क्या दिया गया था? गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर SN सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, आईनाथ भाईजी, कुमार प्रशांत और DR मेहता। अच्छे से याद कर लेना ये पांचों नाम, इनमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट 600 मेगावाट क्षमता वाला जैसलमेर जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा चालू किया गया है। विश्व का, यहां से भी सवाल बनने की पूरी संभावना है, बन सकता है यहां से सवाल। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट 600 मेगावाट क्षमता
तो बहुत सारी चीजें, प्रश्न कैसे भी बन सकता है, कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर, तो जैसलमेर में। किसके द्वारा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कैपेसिटी कितनी, 600 मेगावाट वाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अक्टूबर 2022 में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी गई। ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों के प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू की है। राज्य सरकार ने उमेश मिश्रा को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उमेश मिश्रा को 27 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड तथा राजस्थान राज्य रंजक कल्याण बोर्ड के गठन की अक्टूबर 2022 में मंजूरी दे दी है। ये 3 नए बोर्ड बनाए गए हैं। कौन कौन से, राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, ये पहला है। दूसरा राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, और तीसरा राजस्थान राज्य रंजक कल्याण बोर्ड, इनका गठन किया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सीआईआई एवं टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को वर्ष 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से 21 अक्टूबर 2022 को सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन 11 अक्टूबर 2022 को भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए और प्रथम ट्रेन 30 सितंबर 2022 को रामेश्वरम के लिए रवाना हुई थी। वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं उनको तीर्थ यात्रा करवाने वाली योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसके तहत 2 ट्रेनें, पहली जो है रामेश्वरम मदुरै के लिए जोधपुर से रवाना की और दूसरी को जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना किया। पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और जोधपुर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव 8 से 9 अक्टूबर 2022 का आयोजन किया गया। तो मारवाड़ महोत्सव यहाँ से याद रखना, जिसका समापन ओसियां के धोरों पर होता है, वो 8 से 9 अक्टूबर को आयोजित किए गए थे। जोधपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में। राजस्थान में 68वें वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया। स्टोन इंडस्ट्री, पत्थर की जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है इंडिया स्टोन मार्ट 2022, इसका आयोजन रिको और फिक्की के तत्वाधान में जेआईसी जयपुर में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 से 13 नवंबर को किया जाएगा। स्टोन इंडस्ट्री के लिए इंडिया स्टोन मार्ट 2022 क्या किया जाएगा आयोजन, इंडिया स्टोन मार्ट, किस किस के सहयोग से, रिको प्लस फिक्की। कहाँ किया जाएगा, जयपुर में। कब किया जाएगा, 10 से लेकर के 13 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट जयपुर के दौलतपुरा में खोला जाएगा। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर जिले की दौलतपुरा में, जमुआ रामगढ़ में ये खोला जाएगा। नाथद्वारा राजस्थान में नाथद्वारा राजसमंद में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान शिव की प्रतिमा का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से अक्टूबर 2022 में सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया था, पन्नालाल मेघवाल को। तो यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक थे और उनको भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान बीज निगम द्वारा कृषि को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 लागू की जा रही है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के मानसरोवर में निर्मित सिटी पार्क का लोकार्पण, यहां इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ये केवल अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स है। राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर के मानसरोवर में निर्मित सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। तो सिटी पार्क का लोकार्पण कहां किया, जयपुर के मानसरोवर में, और इसका निर्माण किया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने, राजस्थान आवासन मंडल ने। 58वीं ईरानी कप 2022 शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके 29 बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 33 रन से हराकर दूसरी बार जीता है। आईसीसी द्वारा सितंबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ
पुरुष वर्ग में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, और महिला वर्ग में हरमनप्रीत कौर भारत को ये दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो हर महीने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का चयन कर लेता है, और पुरुष और महिला वर्ग दोनों में चयन करता है। उसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ कहा जाता है। पुरुष वर्ग में अक्टूबर माह में मोहम्मद रिजवान को, और महिला वर्ग में हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसमें? क्रिकेट में। चुनता कौन है? आईसीसी। क्या चुनता है? प्लेयर ऑफ द मंथ, और ये दोनों कैटेगरी में चुनता है, मेल और फीमेल। मेल की बात करें तो इस बार मोहम्मद रिजवान को चुना है पाकिस्तान के, और फीमेल की बात करें तो हरमनप्रीत कौर को इस बार चुना है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा 400 टी20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। मलेशिया में आयोजित 10वां सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2022 भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आने की पूरी संभावना है। मलेशिया में तो इसका आयोजन हुआ था, किसका? 10वां सुल्तान जोहर कप का। जूनियर वर्ग पुरुष में हॉकी का जो टूर्नामेंट है उसमें फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब जीता है। 16 वर्षीय डोनारुमा गुकेश ने 16 अक्टूबर 2022 को एमचेस रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट में इतिहास रचते हुए विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया था। इसरो ने अपने आदित्य L1 मिशन, सूर्य से संबंधित ये मिशन है, के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को इसके लिए नामित किया है। न्यायाधीश पीबी वराले को कर्नाटक हाईकोर्ट का, और AM मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये आगे नियुक्तियां तो बदलती रहती है, आगे अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखेंगे। IPS अधिकारी सुजोय लाल थाउसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, और अनीस दयाल सिंह को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो मित्रों, ये था आपका अक्टूबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स। आपको ये PDF हमारे क्वालिटी एजुकेशन RS के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसका पूरा मंथ वाइज पूरा सार, पूरा निचोड़ 2 घंटे के सेशन में मैं आपके लिए हर महीने का लेकर के आने वाला हूँ। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपके लिए फ्रूटफुल है तो इस सेशन को ज़रूर लाइक करिए, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर ज़रूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने आप को पढ़ाई में लगा के रहें। थैंक यू वेरी मच।